हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिनेंस कमीशन, इट्स रोल एंड फंक्शन, जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फिनेंस कमीशन होता क्या है। जो फिनेंस कमीशन होता है बेसिकली वो जो अपने टैक्सेस से जो रेवेन्यू आता है ना, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा स्टेट्स और सेंटर के बीच की, स्टेट्स को कितना पैसा जाएगा, अपने सेंटर में कितना पैसा जाएगा और स्टेट्स में कितना जाएगा, और स्टेट्स में भी हर स्टेट्स को कितना कितना पैसा दिया जाना चाहिए, मतलब कि पैसे का बंटवारा किस तरह से होगा, ये काम करता है फिनेंस कमीशन। उसके बाद अब देखेंगे कि फिनेंस कमीशन जैसे अब तक कितने आ चुके हैं, सबसे पहले कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, शुरू से शुरू करते हैं। और फिर इसके रोल एंड फंक्शन भी कर लेंगे कि आपके सिलेबस में तो देखिए रोल एंड फंक्शन है, लेकिन जैसे कि अब तक कितने आ चुके हों लास्ट में, जैसे अभी आपका जो 15 फिनेंस कमीशन आया था, तो 15 फिनेंस कमीशन में क्या क्या उसकी रिकमेंडेशन रही, वो सब हमने आज डिस्कस करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो फिनेंस कमीशन है आपका, वो केम इनटू एग्जिस्टेंस कि कब आया है, वो 1951 में आया है सबसे पहले। तो अब आपका जो फिनेंस कमीशन है, उसके बाद ये जो है इसको इस्टेब्लिश करा गया है आर्टिकल 280। तो आर्टिकल 280 में इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा इसको इस्टेब्लिश करा गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 में आपके फिनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश करा गया है। उसके बाद इसका ये क्या करता है, इट वाज क्रिएटेड टू डिफाइन, डिफाइन करता है फिनेंशियल रिलेशन किसके बीच में, आपके सेंटर और स्टेट्स के बीच में उनका जो रिलेशनशिप है, वो ये उसको डिफाइन करता है फिनेंशियल रिलेशन को। उसके बाद जो है आपका दैट इज फिनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ एलोकेशन ऑफ सर्टेन रिवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट की। वही है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको इस्टेब्लिश करा गया है। और उसके बाद इसका पर्पज है कि इसने एलोकेट करना है रिवेन्यू रिसोर्सेज को बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ये वही बात है कि पैसे को बांटेगा ये यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में कितना जाएगा। As per the constitution, the commission is appointed every 5 years and consists of a chairman and 4 other members की। देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कमीशन 5 साल के लिए इसको अपॉइंट करा जाएगा। एक जो बनेगा एक टाइम पे जो कमीशन बनेगा, कि अब जैसे अपना 15वां चल रहा है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है कि वो 5 साल रहेगी। और उसके अंदर होंगे, एक तो चेयरमैन होगा और 4 उसके अंदर अदर मेंबर होंगे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये 5 साल ही होगा। ये सारी चीज़ें ना प्रेज़िडेंट के हाथ में होती है कि वो टाइम इसका बढ़ा भी सकता है, इसके जो टाइम ड्यूरेशन है वो कम कर सकता है। मतलब इसके रिलेटेड जो भी राइट्स होते हैं, वो सारे जो होते हैं अपने प्रेज़िडेंट के पास होते हैं। The President will constitute a finance commission within 2 years from the commencement of the constitution, and thereafter at the end of every fifth year or earlier as the deemed necessary by him or her, which shall include a chairman and 4 other members। देखें कि ऐसा होता है कि जैसे कि अब अपना जैसे 15वां चल रहा है ना, उससे पहले कि वो 15वां चलने से पहले कि 15वां एस्टेब्लिश करा जाता है किसी टाइम फ्रेम में, कि जैसे कि ये वाला 2017 में इसको कि 15th फिनेंस कमीशन को एस्टेब्लिश करा गया था। उसके बाद इन्होंने फिनेंस कमीशन के जो एक इसमें चेयरमैन होगा और 4 वो जो अदर मेंबर होंगे, उन इन पांचों बंदों ने मिलके वो जो फुल जो रिपोर्ट होती है वो तैयार करके जो इन्होंने राष्ट्रपति को देनी होती है, कि ताकि राष्ट्रपति उसको दोनों सदनों में पेश करे और गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की मर्जी हो। मतलब ये जो रिकमेंडेशन देता है ना, ये सिर्फ रिकमेंडेशन देता है। ये जो कहता है कि ये जो जरूरी नहीं है कि ये ही रिकमेंडेशन मानी जाए। फाइनल जो डिसीजन होता है कि ये रिकमेंडेशन माननी है या नहीं माननी, कितना क्या मानना है, वो जो सारी जो अथॉरिटी होती है वो तो गवर्नमेंट की होती है। लेकिन ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से किसको कितना जाएगा, ये उसके बेस पे रिकमेंडेशन देता है। जैसे अपना ये जो है 15वां, अब ऐसे तो 21 से 26 इसका टाइम ड्यूरेशन है। ये आपका 2017 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। फिर इन्होंने जैसे अपनी रिकमेंडेशन, इन्होंने पहली अपनी रिपोर्ट दी, फिर इनकी दूसरी रिपोर्ट आई। उसके बाद इन्होंने जैसे कि फिर इसको ये 21 से 25 के लिए अपना टाइम ड्यूरेशन के लिए कि 15th अपना चल रहा है। तो ये इस तरह से होगा। उसके बाद प्रेज़िडेंट में बाय
law determine the requisite qualification for appointment as member of the commission and procedure of selection। सारा जो अथॉरिटी होती है ना, प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के पास होती है, कि जैसे इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो ये मेंबर और चेयरपर्सन, जो ये चेयरमैन लेना है, 4 मेंबर लेने हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी राइट्स होते हैं, और इनका टाइम ड्यूरेशन, ये कितने टाइम के लिए रहेंगे, तो इनकी सिलेक्शन के, तो वो सारी चीजें जो होती है वो आपके अपने जो वैसे तो अपने प्रेसिडेंट के पास होती है, लेकिन ये जो है ये एक लॉ के थ्रू ये बनाया हुआ है। जैसे अपना ये आपका आर्टिकल 280 में है ना, 280 के आर्टिकल 280 में इसको इस्टेब्लिश करा गया। 280 इसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है, कि 280 पार्ट 1 एंड 280 पार्ट 2। 280 एक पार्ट 1 तो ये कहता है कि इसमें एक तो चेयरमैन होगा और 4 इसके अदर मेंबर्स होंगे। और उसके बाद जो पार्ट 2 है ना, ये बताता है कि ये जो मेंबर और चेयरपर्सन्स होंगे, इनकी क्या-क्या तो क्वालिफिकेशंस रहेंगी, उसके बाद क्या-क्या इनके राइट्स होंगे, कितना इनका, जैसे इनका सिलेक्शन का प्रोसीजर, इनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपके इसके 280 पार्ट 2 में आती हैं। उसके बाद है द कमीशन शैल डिटरमाइन देयर procedure and shall have such power in the performance of their functions as parliament may by law confer on them। कि जो कमीशन होता है वो शैल डिटरमाइन करता है उनका प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर, और उसके पास जो पावर होती है ना, कि वो किस तरह से उसने उसकी जो फंक्शंस होता है उसकी परफॉर्मेंस होगी एज पार्लियामेंट में बाय लॉ, वो कॉन्फर करी गई है सब। जैसे कि ये जो आपका कमीशन है ना, इसके पास अथॉरिटी होती है कि ये इसको अथॉरिटी मिली हुई है कि ये कोई भी डॉक्यूमेंट देख सकता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट। और ये जो आपका कमीशन है, ये किसी भी पर्सन को मतलब जो भी इन्होंने डाटा चाहिए होता है, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, कि डाटे से रिलेटेड ये सारे जो इनके पास राइट्स होते हैं, क्योंकि अगर इनके पास सारा डाटा की अवेलेबिलिटी रहेगी, तभी तो ट्रांसपेरेंट जो डिसीजन लिया जा सकेगा ना, कि कितना सेंटर को जाए, कितना स्टेट्स को, और हर स्टेट्स को कितना जो पैसा है वो जाए, क्योंकि हर स्टेट्स का जो जोग्राफिक कंडीशन, उनकी हर तरह से हर स्टेट्स डिफरेंट है उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, कि फिर सारों में समानता रहे, तो इस हिसाब से उनको पैसा दिया जाए, मतलब इस हिसाब से। तो ये इसके अंदर अथॉरिटी होती है बाय लॉ, कि ये जो होता है किसी भी पर्सन को डाटा से रिलेटेड जानकारी के लिए ये बुला सकता है, और कोई भी फाइल्स जो रिकॉर्ड है, पब्लिक रिकॉर्ड्स, कोई भी फाइल्स वगैरह है, वो चीजें ये देख सकता है। उसके बाद ये तो हो गया कि इसके बारे में हमने जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, कि कब आया और कौन से आर्टिकल में ये कौन इस्टेब्लिश करा गया है, जो बेसिक चीजें हैं वो हमने करी हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सबसे पहले जो फिनेंस कमीशन का जो आपका फिनेंस कमीशन का एक कोई एक्ट बना है 1951, उसके क्या-क्या प्रोविजन है, कि सबसे पहले जैसे वो नहीं बताया था ना मैंने, कि 280 के अंदर है, ये आपका 280 के अंदर ही है। अ, यस, ये आपका 280 के अंदर ही आर्टिकल 280 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में है, कि पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या कहता था, कि एक में है कि आपका एक तो चेयरपर्सन होगा, 4 मेंबर, और 2 उनकी क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें बताता था। और इन दोनों को ही ना इन्होंने एक एक्ट बना दिया 1951 में, जो इनकी इनसे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी, कि मेंबर्स वगैरह लोगों की क्या तो क्वालिफिकेशन होंगी, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, और सारी चीज़ों को इन्होंने एक एक्ट के थ्रू ये चीज़ें पास कर दी। और वो जो एक्ट है आपका, अब देखें उसमें क्या-क्या है, कि फाइनेंस कमीशन जो एक्ट है, इट वाज़ पास्ड टू गिव अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट, कि फाइनेंस कमीशन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट देने के लिए तो ये बनाया गया। और ये क्या करता है, कि ये बताएगा कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो मेंबर लोग होंगे, डिस्क्वालिफिकेशन, उनको डिस्क्वालीफाई भी करा जा सकता है, जैसे क्या-क्या तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी, उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो उनकी जो जानकारी है, कि कैसे उनको अपॉइंट करा जाएगा, कितना उनका जो टेन्योर या टर्म जो होगी, उनका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, और क्या-क्या उनकी पावर्स होती हैं, वो सारी चीज़ें इस एक्ट के थ्रू, कि ये चीज़ें होगी। अब देख लेते हैं कि वो सारी क्या-क्या होती हैं।
कि सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, यानी कि कंपोज़िशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की वो जो मेंबर लोग होंगे कि एक आपका चेयरपर्सन है और 4 आपके जो मेंबर हैं, उन लोगों की क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन होने वाली है। सबसे पहले तो एक चेयरमैन होगा, जो चेयरमैन जो होता है वो सिलेक्ट करा जाएगा कि सिलेक्टेड फ्रॉम पीपल विद एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफ़ेयर की उस बंदे को नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमारा जो एट प्रेज़ेंट अपने 5th फाइनेंस कमीशन के जो है वो है एनके सिंह। एनके सिंह जो है वो है आपके पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, अपने आईएएस भी रह चुके हैं और वो अपने मतलब कि वो पब्लिक अफेयर्स की उन उनको और इकोनॉमिस्ट भी रह चुके हैं जैसे, तो उनको पूरा एक्सपीरियंस है वो वाली चीज़ की, वो है उसके चेयरमैन। उसके बाद जो 4 जो और 4 जो अदर मेंबर्स लेने हैं, उनका क्या-क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो सबसे पहला जो आपका मेंबर होगा ना, वो तो होना चाहिए या तो वो क्वालिफाइड हो एज़ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट, मतलब कि उसको इतनी ज़्यादा लीगल नॉलेज होनी चाहिए जितनी हाई कोर्ट के जज को होनी चाहिए, यानी कि वो लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए एक मेंबर तो। उसके बाद जो दूसरा बंदा है उसको नॉलेज होनी चाहिए गवर्नमेंट की फाइनेंस और अकाउंट्स की उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और जो तीसरा है आपका थर्ड जो मेंबर होगा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल उसकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए और चौथा जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए आपको इकोनॉमिक्स की, मतलब कि ये हर फील्ड में ये आपको इनकी जो स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इनको, तो इस हिसाब से ये जो मेंबर लोग हैं ये सिलेक्ट करे जाएँगे। उसके बाद इनकी वो देख लेते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगी, कि डिस्क्वालीफाई इनको कैसे करा जा सकता है। मतलब अगर कई बार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर बंदे की सरकार के साथ या उनकी ऐसे बात सही से नहीं बैठ रही है, तो उसको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है। तो इस हिसाब से इनको डिस्क्वालीफाई कि उनकी वो चीज़ें मैच ना करें, गवर्नमेंट के साथ उसका सेटअप ना बैठे, तो सबसे पहले अगर कोई मेंटली अनसाउंड करे, कोई अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो या हैज़ बीन कोई इमोरल उसने ऑफेंस वगैरह कर दिया हो, या कोई हिज फाइनेंशियल एंड अदर इंटरेस्ट आर सच एज़ इट हिंडर स्मूथ, कि वो कोई स्मूथ फंक्शनिंग ना करने दे रहा हो फाइनेंस कमीशन की, तो ये सारी चीज़ें होती है कि इनके बेसिस पे उसको डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है। उसके बाद है आपका कि इनका जो टर्म है वो क्या होगा, कि इनको इनकी टर्म कितनी रहेगी, जो मेंबर्स हैं और इनकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, क्या इनको रीअपॉइंट भी करा जा सकता है। जैसे इनको रीअपॉइंट भी करा जा सकता है, जैसे कि कोई अपने 14th फाइनेंस कमीशन में रहा हो, ऐसा गवर्नमेंट फिर से भी कर सकती है कि 15th में भी रख ले उसको, ऐसा भी जैसे हो सकता है। एवरी मेंबर विल बी इन द ऑफिस फॉर द टाइम पीरियड एज़ स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर, कि प्रेज़िडेंट ने जो ऑर्डर में लिखा होगा ना कि ये जो बंदा है ये इतने टाइम पीरियड तक रहेगा, मतलब फिर वो इतने ही टाइम पीरियड तक रहेगा, but is eligible for reappointment provided he has by means of a letter addressed to the president resigned his office, मतलब कि वो एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के लिए कि उसको रीअपॉइंट करा जा सकता है। उसके बाद इनकी सैलरी और अलाउंस के बारे में, जो मेंबर होते हैं कमीशन के शैल प्रोवाइड, कि ये या तो फुल टाइम भी हो सकते हैं या पार्ट टाइम सर्विस दे सकते हैं। जैसे ये आपके 4 जो मेंबर होते हैं ना, ऐसा होता है कि 2 तो फुल टाइम लिए जाते हैं आपके, 2 पार्ट टाइम, ऐसे-ऐसे करके इनको दिया जाता है कि एज़ द प्रेज़िडेंट स्पेसिफाइज़ इन हिज़ ऑर्डर, कि प्रेज़िडेंट ने लिखा होगा कि अपने ऑर्डर में सारा कुछ कि ये फुल टाइम बंदे हैं, ये पार्ट टाइम, और इनकी ऐसे-ऐसे इनको उसी हिसाब से फिर इनको सैलरी मिलती है और इनके अलाउंसेस है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोविजन के थ्रू बने होते हैं, तो वो इनको मिलते हैं। उसके बाद हमने देखना है कि अब इसके जो होते हैं फंक्शंस क्या-क्या हैं, कि जो क्या-क्या काम है जो ये जो फंक्शन करता है आपका फाइनेंस कमीशन। सबसे पहला तो द नेट टैक्स प्रोसीड डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। जैसे कि दो 2 तरह का इम्बैलेंस होता है, एक तो होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिज़ॉन्टल। हॉरिज़ॉन्टल जो वर्टिकल वाला होता है ना, ये वर्टिकल इम्बैलेंस कैसे करेक्ट होता है, जैसे कि स्टेट्स का और सेंटर का, कि सबसे पहले जो रेवेन्यू आएगा ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो टैक्सेस से जो रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आया है, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कि कितना तो सेंटर के पास जाएगा, कितना स्टेट के पास जाएगा, वो तो आएगा आपका वर्टिकल इम्बैलेंस में, कि उनको ठीक करना, कि सेंटर के पास भी उतना ही जाना चाहिए और अपना जो स्टेट्स की उनके हिसाब से, कि उनकी जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं उनके हिसाब से। उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल में ये होता है कि जो जितने भी स्टेट्स वगैरह हैं, कि उन सारों में फिर कैसे जाएगा, उसमें भी समानता रहनी चाहिए। तो ये जो होता है, ये दोनों तरह के इम्बैलेंस को कवर करता है। सबसे पहला तो यही है कि ये वाला जो एलोकेशन है ये करता है आपका
फिनेंस कमीशन। उसके बाद द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स बाय द सेंटर आउट ऑफ कंसोलिडेट फंड इन इंडिया, की ये जो होता है ये वो जैसे किसी स्टेट को कोई एड देनी है, जैसे कोई उनके वहाँ कोई बाढ़ आ गई, कोई भूकंप आ गया, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उनके वहाँ लॉस हो गया, तो उनको अगर कोई जैसे एड देनी है, उनकी ग्रांट्स जो होती हैं उनके, वो भी जैसे कि सेंटर के कंसोलिडेटेड अगर फंड में से देनी है, तो वो भी ये जैसे पूरा फॉर्मेट है जो अपना ये तैयार करेगा अपना फिनेंस कमीशन। द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू बूस्ट द रिसोर्सेज, कि ये कर सकता है कि जो स्टेट्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को कैसे बूस्ट करें, कि जैसे उन अपने जो रूरल में जो लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत है, और अर्बन जो लोकल बॉडीज अपनी जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो होती हैं जो स्टेट्स में, ऑन द बेसिस ऑफ कि स्टेट्स के अंदर भी एक, जैसे हर स्टेट का स्टेट फिनेंस कमीशन होता है, कि स्टेट्स का भी अपना अपना होता है, तो वो जो होता है उनकी जो अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज के तहत जो वो अपना एक पूरा रिकमेंडेशन है जो स्टेट्स वाले अपना तैयार रखते हैं, उस उनके बेसिस पे फिर जैसे कि ये जो फिनेंस कमीशन है अपना, ये इन सारों को देख के और उसके हिसाब से उनको किस तरह से ये चीजें आपका, किस तरह से आपके रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं, किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं आप, तो वो चीजें देखता है आपका फिनेंस कमीशन। उसके बाद एनी अदर मेंबर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, की ये जो होता है कोई भी मैटर अगर प्रेसिडेंट को लगे ना कि ये फाइनेंस से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट के उनके इंटरेस्ट में है ये वाला कोई मैटर की ये वाला करना है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो भी फाइनेंस कमीशन करके देगा, कि ये वाला मैटर भी करना है तो वो सारा करता है ये। उसके बाद द कमीशन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग द डिविजिबल टैक्सेस बाय द सेंटर एंड स्टेट, कि ये जो होता है कमीशन ये डिसाइड करता है कि जो टैक्सेस की जो शेयरिंग है कि सेंटर में कितनी जाएगी और स्टेट्स में कितनी जाएगी, एंड द प्रिंसिपल गवर्न दैट गवर्न द ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स एवरी 5 इयर्स, की कितनी कितनी उनको स्टेट्स को कितनी उनको एड्स दी जाएंगी हर 5 इयर्स में, ये वाली बात भी ये आपका कमीशन डिसाइड करता है। उसके बाद एनी मैटर इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस में बी रेफर टू द कमीशन बाय द प्रेसिडेंट, की जो भी अगर प्रेसिडेंट को लगे कि ये जो मैटर है ये करना चाहिए, इन फिनेंस कमीशन को ये लुक आफ्टर करनी चाहिए ये चीजें, तो वो सारी चीजें आपका जो है फिनेंस कमीशन लुक आफ्टर करता है वो सारी चीजों को। तो सबसे अब देखें कि यहाँ पे इसके मेन मेन फंक्शन क्या क्या निकले, कि जो पैसे का बांटना है ना, पैसे का बंटवारा करना है, कि जो रेवेन्यू आया है अपनी सरकार को वो टैक्सेस के थ्रू उस पैसे को सेंटर में कितना जाएगा, स्टेट में कितना जाएगा, और स्टेट वाला फिर सारे स्टेट में फर्दर कितना बांटा जाएगा, ये वाला काम है सबसे पहला, सबसे मेन काम तो इसका यही है। उसके बाद जैसे कि हर स्टेट का स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, उनको भी गाइड करना कि ऐसे ऐसे आप अपना रिसोर्सेज आपके बेटर कर सकते हैं, ज्यादा ज्यादा वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो वो वाला चीजें लुक आफ्टर करता है। उसके बाद जो किसी भी स्टेट में जैसे कोई भी कोई उनको एड देनी हो तो कितनी दी जाएगी अपने कंसोलिडेटेड फंड में से, ये वाली चीजें भी ये लुक आफ्टर करता है। मतलब कि ये जो पैसों का ही लेन देन की जो चीजें हैं ना, उनके उनसे रिलेटेड ही रिकमेंडेशन होता है जो फाइनेंस कमीशन ने देनी होती है, पूरी सारे सिनेरियो सारी चीजों को देख के कि कितना बनता है स्टेट को जाना और कितना सेंटर को जाना चाहिए, हर स्टेट की सारी कंडीशंस के, मतलब कि स्टेट्स के लिए तो जैसे एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले के बेस पे हर स्टेट को कितना कितना जाएगा उस हिसाब से जाता है। तो उसके बाद है आपका आगे भी इसके कुछ एक फंक्शन रहते हैं वो और देख लेते हैं। द कमीशन The Commission's recommendation, along with an explanatory memorandum with regard to the action done by the government on them, laid before the Houses of Parliament, की मतलब कि कमीशन ने तो जैसे रिकमेंडेशन दे दी, उसके साथ वो अपनी एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम भी देगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी हर चीज की सारी वो उसके रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशंस होगी वो देगी, उसके वो सारी चीजें अब वो
उसके विद उसके साथ कि गवर्नमेंट उसके पे क्या जो एक्शन है गवर्नमेंट लेने हैं, उसके बाद फिर उसको रखा जाएगा हाउसेज में, दोनों हाउसेज में उसको रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत करा जाता है और उसके बाद वो अपने पब्लिक होती है। द फाइनेंस कमीशन जो होता है वो इवेल्युएट करता है द राइज ऑफ द इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू फिक्स द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि ये इवेल्युएट करता है कि किस तरह से स्टेट जो होते हैं वो अपना फंड कंसोलिडेटेड फंड कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि स्टेट्स में जो रूरल एरियाज में जो लोकल बॉडी जैसे पंचायत काम करती है, अर्बन में आपकी जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है, वो किस तरह से अपने रिसोर्सेज को फिक्स करें ताकि उनका जो फंड है उसको इंक्रीज करा जा सके, ये भी इवेल्युएट करता है। और इसके पास सफिशिएंट पावर होती है कि वो एक्सरसाइज कर सके कि जो इसके फंक्शंस है विद इन इट्स एक्टिविटी डोमेन, की जो भी फंक्शंस जो इसने काम जैसे जो करने हैं फिनेंस से रिलेटेड, तो इसके पास सफिशिएंट पावर है ताकि वो उसको अच्छे से फंक्शनिंग कर सके। फंक्शनिंग अच्छे से कैसे, कि जैसे इन्होंने कोई फाइल देखनी है, कुछ कुछ देखना होना, मतलब ये सारी चीजें कर सकते हैं ताकि एक ट्रांसपेरेंट जो रिकमेंडेशन या ट्रांसपेरेंट जो और एग्जैक्ट जो कुछ जो ये रिपोर्ट दें वो इतनी एग्जैक्ट हो कि हर स्टेट और सारी चीज़ों पे वो परफेक्टली फिट बैठे। इसके लिए जो इन्होंने डाटा चाहिए, जो इन्होंने किसी पर्सन से कुछ पूछना है, ये कुछ भी वो सब इनकी अथॉरिटी में होता है। उसके बाद एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की 1908 द फिनेंस कमीशन के पास पावर है, पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, कि ये किसी को भी बुला सकता है आस्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, की कोई इन्होंने कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट चाहिए है, कोई एंड और रिकॉर्ड चाहिए है इन्हें किसी भी ऑफिस से, मतलब कि इनके पास ये सारे राइट होते हैं कि ये किसी भी तो रिकॉर्ड को, पब्लिक कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई और रिकॉर्ड है किसी भी ऑफिस का, मतलब कि इनके पास सारे ये वाले राइट होते हैं। इसके अंदर की कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत इनके पास ये वाली पावर भी होती है। इस तरह से ये हो गए इनके जो फंक्शंस है वो हमने कर लिए कंप्लीट। उसके बाद है इसके रोल क्या है। रोल जो होता है ना फाइनेंस कमीशन का, वो होता है एडवाइजरी, मतलब कि ये जो रिकमेंडेशन है ये एडवाइस ही दे सकता है, ये कंपल्शन नहीं है कि जो इसने कहा है वो होगा ही होगा, कि गवर्नमेंट के पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सी रिकमेंडेशन को कितना मानना है या नहीं मानना। एट द एंड फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, तो इसका जो रोल होता है वो एडवाइजरी रोल ही होता है, कि द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ऑफ एन एडवाइजरी नेचर ओनली, कि ये सिर्फ एडवाइजरी नेचर की होती है, ये कोई बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के ऊपर कि इन्होंने गवर्नमेंट ने इनको गवर्नमेंट ने लागू करना ही करना है, कि इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स रिकमेंडेशन, कि फाइनल जो डिसीजन है वो तो गवर्नमेंट का ही है कि जो उसने उस उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं। जैसे जो उसने मनी ग्रांट करने के लिए जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि स्टेट्स को इतना जाना चाहिए, फाइनल डिसीजन जो होता है वो होता है आपके गवर्नमेंट का ही होता है। ये सिर्फ आपको एडवाइजरी रोल है जो वो प्ले करता है। इस तरह से हमने इसके रोल्स एंड फंक्शन तो देखे कर लिए। उसके बाद अब तक आपके कितने जो फाइनेंस कमीशन है वो रह चुके हैं वो अब हम करेंगे। सबसे पहले है जैसे कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो आपका आया, ये इस्टेब्लिश तो हुआ जैसे 1951 में, और ये किसके इसके जो चेयरमैन रहे थे वो थे आपके के सी नियोगी, और इसका जो ऑपरेशनल ड्यूरेशन था कि 51 में तो इसको इस्टेब्लिश कर दिया, फिर इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन वो रिपोर्ट पेश करी होगी, उसके बाद 52 से 57 के बीच में ये चला था। उसके बाद इसी तरह से जो सेकंड फाइनेंस कमीशन आया कि 56 में जैसे वो वाला खत्म नहीं हुआ था, जैसे 57 से पहले 56 में ही ये इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था, और जो के सांथा नाम है इनके चेयरमैन, ये जो चेयरमैन थे सेकंड फाइनेंस कमीशन के, फिर इन्होंने जो अपनी जो रिकमेंडेशन दी और फिर इसको ऑपरेशनल कब करा गया कि 57 से 62 में। इस तरह से जैसे आपको ये याद होने चाहिए कि कौन इनके चेयरमैन रहे हैं। वैसे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो देखें ये एनके सिंह है, क्योंकि अब लास्ट वाला आपका 15th वाला चल रहा है कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ, इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या-क्या है।
तो वो ज़्यादा है ज़रूरी, लेकिन फिर भी ये सारे भी आपको ध्यान होने चाहिए कि जो थर्ड है वो आपका ये 60 में तो एस्टेब्लिश करा गया, ए.के. चंदा की चेयरमैन जो इसके चेयरमैन थे, और 62 से 66 इसका ऑपरेशनल ड्यूरेशन था। और फोर्थ जो आया था आपका 1964 में आया था, इसके जो चेयरमैन थे वो थे पी.वी. राजमन्नार, और 66 टू 69 इसका टाइम ड्यूरेशन चला था। जैसे इसका 3 ही साल चला, मतलब ऐसा कोई कंप्लीट वो नहीं है कि ये 5 साल ही चलेगा। 6 साल भी चल सकता है, और अपना 5 साल भी चल सकता है। 3 साल की प्रेज़िडेंट के हाथ में है कि वो इसको कितने साल का वो करते हैं। कि फ़िफ्थ है आपका कि 68 में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट करा गया, महावीर त्यागी इसके चेयरमैन थे, 69 टू 74 ये चला था। सिक्स्थ आपका 70 2 में इसका एस्टेब्लिश करा गया था, के ब्रह्मानंद रेड्डी जो इसके चेयरमैन थे, और 74 टू 79 9 जो था इसका ऑपरेशनल ड्यूरेशन था। 7th आपका 77 में आया था, उसके बाद इसके जे.एम. शीलेट जो थे इसके चेयरमैन थे, और 79 टू 84 इसका ऑपरेशनल ड्यूरेशन चला था। 8th आपका जो फाइनेंस कमीशन था दैट इज़ 83 में आया था। उसके बाद वाई.बी. चौहान थे जो इसके चेयरमैन थे, 84 टू 89 इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था। और 9th आपका आया था 87 में, और इसके जो आपके चेयरमैन थे एन.के.पी. साल्वे थे, और 89 टू 95 इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था। 10th आपका 92 में आया था, के.सी. पांत जो थे वो आपके चेयरमैन थे इसके, और 1995 टू 2000 इसका टाइम ड्यूरेशन रहा था। उसके बाद आपका 11th जो है 1998 में इस्टेब्लिश करा गया था ए.एम. खुसरो की अध्यक्षता में, और 2000 टू 2005 तक इसका ऑपरेशनल ड्यूरेशन चला था। और जो आपका 12th था ना 2002 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था सी रंगाराजन की अध्यक्षता में, उस 2005 टू 10 इसका ड्यूरेशन था। उसके बाद 13 आपका 2007 में एस्टेब्लिश करा गया था, डॉक्टर विजय एल केलकर जो इसके थे चेयरमैन, और 2010 टू 15 इसका था टाइम ड्यूरेशन। उसके बाद 14 जो फाइनेंस कमीशन आया आपका 2013 में, डॉक्टर वाई वी रेड्डी इसके चेयरमैन थे, और 15 से 20 इसका टाइम ड्यूरेशन रहा। उसके बाद जो लास्ट अब अपना जो चल रहा है 15वां, ये 2017 में तो आपका एस्टेब्लिश कर दिया था एन के सिंह की अध्यक्षता में, और अब जो इसका टाइम ड्यूरेशन है 220 क्या 220 से 25, 220 से इसका जैसे यूं मान लें कि 26 तक ही है। और इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है पता है कैसे होता है कि आपका अ, 1 मार्च नहीं 1 अप्रैल से लेके होता है, और जैसे 1 अप्रैल ये 1952 से, और आपका 31 मार्च, और जो आपका ये 1957 में जब खत्म हुआ, यानी कि 1 अप्रैल से ये 1957 में जैसे शुरू हुआ, तो ये 31 इसका मार्च 1962 में खत्म हो गया था। तो ये इस तरह से होता है। तो आप ये देख लेना, ये वैसे मैं जो इनकी ये जो पीपीटी मैं टेलीग्राम वाले चैनल पे डाल दूँगी, तो ये सारे आप अपने चेयरमैन कौन था, टाइम एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, फर्स्ट ये सारों का ध्यान रख लेना, ऑपरेशनल ड्यूरेशन कब थी। के बाद अब हम करेंगे इसका जो है आपका 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि अपना लेटेस्ट है, क्योंकि अभी तो वही आपका चल रहा है कि अब हमने कंप्लीट वही करना है कि उसकी क्या-क्या तो रिकमेंडेशन रही है, और जैसे ये सब चीज़ें हरियाणा के रेफरेंस में हो रही है, तो हरियाणा को कितना कुछ क्या-क्या जो मिला है रेवेन्यू हरियाणा का, वो भी सब हम देखेंगे। ये जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो इज़ कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है बाय द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक नोटिफिकेशन के थ्रू, कि ये नवंबर 2017 में जो आया था। और जो एन के सिंह है, यानी कि उनका नाम है नंद किशोर सिंह, उनको अपॉइंट करा गया था इसका जो चेयरमैन है। चेयरमैन तो आपके आपके एनके सिंह ही हैं, और बाकी इसके साथ जो मेंबर अपॉइंट करे थे, कि सबसे पहले तो थे शशिकांता दास, जिनको फुल टाइम मेंबर अपॉइंट करा गया था, और सेकंड थे अनूप सिंह। और दो दो जो पार्ट टाइम रखे गए थे मेंबर, वो थे कि एक तो रमेश चांद थे, और एक अशोक लाहिरी थे। बाद में जो अजय नारायण झा है, उनको अपॉइंट कर दिया था शशिकांत दास की जगह पे। शशिकांत दास ने जो अपना आरबीआई के गवर्नर वाला जो पोस्ट है, वो उसने जॉइन कर लिया था, तो उन्होंने कमीशन की जो इस पोस्ट से तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था, वो आरबीआई के गवर्नर बन गए थे। तो इनकी जगह पे बाद में जो अजय नारायण आए थे, यानी कि अब आपके पास हैं अजय नारायण और अनूप सिंह, तो है आपके फुल टाइम मेंबर, और जो पार्ट टाइम है आपके दैट इज रमेश चंद्रन, अशोक लाहिरी, और आपके इसके चेयरमैन है नंद किशोर। इन 5 बंदों ने अपना 15th फाइनेंस कमीशन है वो पूरा जो इन्होंने प्रिपेयर करा है। उसके बाद जो है 15 आपका फाइनेंस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में ये बना है।
बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है और उसका काम है कि सेंटर और स्टेट के जो फिनेंशियल रिलेशन है उनके बारे में सजेस्ट करना कि पैसा किसको कितना देना है, वो वाली बात। के बाद की 15th फाइनेंस कमीशन जो है, इसने जो है दो जो सबमिट करी थी, दो रिपोर्ट्स इन्होंने सबमिट करी थी। इनकी रिकमेंडेशंस की जो रिपोर्ट थी, सबसे पहली जो रिपोर्ट आई थी ना, वो आई थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर की। जैसे ये बन तो 2017 में इसको इस्टेब्लिश तो कर दिया था, लेकिन पहली रिपोर्ट तो इन्होंने दी थी 2020 से 21 तक के लिए, और उसके बाद वो इन्होंने टेबल कर दी थी पार्लियामेंट में फरवरी 2020 में, और फाइनल रिपोर्ट इन्होंने दी जो आपका 21 से 26 जो अभी आपका चल रहा है ना, यानी कि 20 से 25 उसमें लिखा हुआ था ना, 20 से तो 26 है, जैसे 20 से 21 के लिए तो इन्होंने एक अलग रिपोर्ट दी थी, और 21 से 26 के लिए इन्होंने जैसे सेकंड जो फाइनल रिपोर्ट थी कि इनकी जो की रिकमेंडेशन थी कि क्या क्या जो रही थी, वो इन्होंने अपनी इन रिपोर्ट्स में दी थी, कि दोनों रिपोर्ट्स में। तो अब देख लेते हैं कि जो रिपोर्ट इन्होंने सेकंड वाली दी थी, ये 1 फरवरी 2021 को इन्होंने पार्लियामेंट में दी थी, और अब इनकी रिपोर्ट की क्या क्या रिकमेंडेशन है, क्या क्या था, वो सब हम देख। सबसे पहले है कि शेयर कितना है, जैसे अपने ये सेंटर शेयर ऑफ द स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्स की, सब स्टेट्स को कितना मिलना है, जैसे टैक्स में से वो रेवेन्यू उनका कितना शेयर रहने वाला है। कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इन्होंने शेयर जो सेंट्रल टैक्सेस का जो है 21 से 26 के लिए इन्होंने रख दिया 41% की, 41% तो जाएगा स्टेट को, और बाकी जो बचा 59% बचा है ना आपका, वो जाएगा आपका सेंट्रल कि 41 इन्होंने निकाला कि स्टेट्स के लिए कि इतना शेयर दिया जाएगा इनको टैक्स में से, कि टैक्स का जो टैक्सेस के फॉर्म में जो रेवेन्यू आया है गवर्नमेंट के पास, कि उसमें से 41% जाएगा स्टेट्स के पास, और अपना जो 59% इन्होंने रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के। उसके बाद दिस इज लेस देन 42% शेयर ऑफ द रिकमेंड, कि 14th फाइनेंस कमीशन में तो 42% था, ये जो स्टेट्स को गया था ना, कि 42% गया था 14th फाइनेंस कमीशन में, लेकिन 15th में इन्होंने क्या कहा कि 41% जाएगा, यानी कि वो जो 1% इन्होंने निकाला ना स्टेट्स की तरफ से, वो इन्होंने क्या कह दिया कि वो हमने एडजस्ट करा है, कि जो आपके जो नए फॉर्म हुए हैं ना यूटी, यानी कि एक तो आपका जे एंड के जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख की, वो जो आपके दो नए यूटी फॉर्म हुए हैं ना, उनको हम देंगे वो 1%, कि वो जो 1% स्टेट्स में से निकाला ना, कि पहले 42 होता था 14th में तो और 15th में इन्होंने 41 कर दिया स्टेट का, कि वो 1% निकाल के हमने लगाना है, कि जो नए आपके फॉर्म हुए हैं यूटी की, आपके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनके उनके उधर जाएगा वो 1%। तो इस तरह से ये आपने ध्यान रखना है कि कितना परसेंट डिविजिबल पूल है ये आपका स्टेट्स का, कितना है टैक्सेस में से। उसके बाद की कुछ किन किन पैरामीटर से, जैसे ये तो हो गया कि इतना स्टेट्स का अलग निकल गया कि 41 आपके जो स्टेट है इनके पास जाएगा। अब कितने स्टेट्स को कितना जाएगा, कि स्टेट्स को इन्होंने किन पैरामीटर के थ्रू, यानी एक फॉर्मूला बनेगा कि कुछ एक जो इन्होंने पैरामीटर दिए हैं, कि इन पैरामीटर्स के थ्रू स्टेट्स को पैसा जाएगा, कि अब वो कौन से पैरामीटर है वो देख लेते हैं। कि स्टेट्स को जैसे क्राइटेरिया है, एक तो है इनकम डिस्टेंस एरिया, और पॉपुलेशन है 2011 वाली, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस आपकी, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं कि ये इन क्राइटेरियो के बेसिस पे पैसा जाएगा स्टेट्स को, कि ताकि सब में पैसा बराबर बंट सके। यानी कि इनकम डिस्टेंस का क्या मतलब है, कि कुछ एक स्टेट तो हाई इनकम वाले होते हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम किसी की ज्यादा हो, और किसी की स्टेट की जैसे पर कैपिटा इनकम जमा ही कम होती, बहुत गरीब जो स्टेट है वो होते हैं। जैसे कि देखें कि सपोज हम मान लेते हैं कि आपका जो महाराष्ट्र है ना, उनके पर कैपिटा इनकम की उनकी प्रति व्यक्ति आय जो होती है, उस सब हम मान लेते हैं कि वो उनकी 1 लाख है, मतलब मान रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं। उसके बाद और जैसे सपोज हम कर लेते हैं कि आपका यूपी है, जैसे उनकी अगर 50,000 है, यानी कि डिस्टेंस आ गया ना कि 50,000, यानी कि इस हिसाब से इनकम डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, की किसी स्टेट की जैसे जमा हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कितनी है और लोवेस्ट किसी स्टेट की कितनी है, उनके डिस्टेंस के हिसाब से उनको पैसा देना। ये जो इनकम का डिस्टेंस है ना,
वो दिया इन्होंने। जैसे फर्स्ट रिपोर्ट इनकी जो आई और सेकंड रिपोर्ट जो आई ना, इनमें सेम फिगर्स हैं। इनके लिए तो आपका जैसे आप एक ही देख लें कि अपना जो लास्ट आपने जो ध्यान रखना है कि ये तो सेम है। उसका इनका कंपैरिजन किससे हो रहा है? इनका 14th से हो रहा है कि पिछले वाले में क्या मिला था, कि ये तो है आपका सारा 15th का कि दोनों रिपोर्टों का है। उसके बाद जो 14th में क्या मिला था कि इनकम का जो शेयर है ना, इनकम डिस्टेंस का 14th में तो 50% था कि 50% उसको बेसिस पे दिया गया था, लेकिन इन्होंने कम कर दिया, इन्होंने 45% कर दिया 15th फिनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस को। उसके बाद एरिया, एरिया जैसे कि किसी स्टेट का एरिया बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट का जमा एरिया थोड़ा सा है, कोई छोटा सा प्रदेश हो गया, जैसे कि यूपी है, उसका एरिया कितना बड़ा है, तो ज्यादा एरिया के हिसाब से ज्यादा पैसा मिलेगा। तो उस हिसाब से कि एरिया को कितना मिला, एरिया को 15% ही मिला, कि टोटल 100% में से कर रहे हैं ना हम कि 15% ही तो 14th में था आपके, और 15th में भी आपका 15% ही मिला। उसके बाद पॉपुलेशन कि 1971 वाली जो पॉपुलेशन है ना, 14th फिनेंस कमीशन ने उसको 17.5% की वेटेज दी थी कि इतनी परसेंट देंगे 1971 वाली पॉपुलेशन को। 1971 में किसी स्टेट की कितनी थी, लेकिन 15th ने उनको दी नहीं, जैसे इनकी जीरो कर दी। इस बेस पे ना जैसे आपके अपने जो साउथ वाले जो स्टेट्स थे ना, इन लोगों ने उस टाइम पे, जैसे ये अपना फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आई, रिकमेंडेशंस वगैरह आई, तो इन्होंने बड़ा मुद्दा उठाया था कि जब हम लोगों ने अब हमारी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में कर लिया है, तो इसके लिए तो हमारे लिए डीमेरिट होगी ना कि आपने उसमें उसका हमें शेयर ही नहीं दिया, कि 14th में तो इसको 17.5 मिल रहा है और 15th में इनको कुछ नहीं मिला। उसके बदले फिर इन्होंने इसको कि पॉपुलेशन वाला तो इन्होंने हटा दिया कि ये वाला अब हमारे इसमें है नहीं, लेकिन सो लेकिन हम जो कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना 14th का 15th के साथ, कि ये 1971 की पॉपुलेशन वाला 15th में नहीं है, लेकिन ये 14th में था, तो इसकी वजह से मुद्दा बना था। तो इसके लिए इन्होंने डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये एक नया वो दे दिया, एक नया क्राइटेरिया, ये नया पैरामीटर दे दिया। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होता है कि जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस की किसी की जैसे फर्टिलिटी रेट है कि पर वुमेन कितने बच्चे पैदा करती है, उसके बेस पे होता है बेसिकली। कि जैसे किसी स्टेट में अगर फर्टिलिटी रेट की अ जैसे 3 है, जैसे पर वुमन 3 बच्चे पैदा करती है, तो उनकी अगर फर्टिलिटी रेट 3 है, तो जिन देशों ने कम करी है ना अपनी पॉपुलेशन, यानी कि जिनकी कम है, उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, उनकी डेमोग्राफी की परफॉर्मेंस क्या है इस बेस पे। और जिनमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, ज़्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उनकी उनको वो हिस्सा जैसे नहीं दिया जाएगा, यानी कि वो पॉपुलेशन वाला उन्होंने हटाया था ना कि 1931 ये वाला इन्होंने कम कर दिया था, तो इन्होंने यहाँ पे इनको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में यहाँ पे ये वाला दे दिया इनको, कि इनको रिवॉर्ड दिया जाएगा उन प्रदेशों को जिन्होंने अपना डेमोग्राफी को कंट्रोल करा है, यानी कि उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कंट्रोल करी है, तो उनको मिलेगा जैसे 12.5। ये आपका है 15th में ही, क्योंकि ये आपका 14 में नहीं था, ये इन्होंने नया ही दिया है कि पॉपुलेशन जो आपके 2011 की किसी स्टेट में उसके बेस पे कितनी है, उसको जैसे 14th फाइनेंस कमीशन में तो दिया गया था 10%, लेकिन इन्होंने दे दिया 15% की टोटल 100% में तो 15% दे दिया। उसके बाद फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर को इन्होंने नहीं लिया। फॉरेस्ट कवर सिर्फ इन्होंने कि किसी प्रदेश में फॉरेस्ट कितने हैं, जैसे उसको 7.5% दिया था इन्होंने अपने 14th फाइनेंस कमीशन वालों ने, लेकिन 15th में ये इन्होंने ये नहीं दिया। इसके बदले इन्होंने ये फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ले लिया कि किसी देश में कितनी फॉरेस्ट है, उसके लिए इन्होंने ये लिया और इसको इन्होंने दे दिया 10% की 10% वेटेज मिलेगी। उसके बाद एक और नई जो चीज इन्होंने दी है, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट क्या कि किसी स्टेट में टैक्स को लेके कोई स्टेट कितना एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट है, मतलब कोई स्टेट के लोग जैसे अपना टाइमली टैक्स अच्छे से पे कर रहे हैं, वो चीजें कर रहे हैं, तो उनको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये उनको दिया कि 2.5%। देखिए 2.5% है तो कम, लेकिन ये उनके लिए एक अच्छा इंसेंटिव है कि टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट के लिए। और जो ये है 14th में आपके होता नहीं था, तो अब जो है आपको ये हर हर इन चीजों की वेटेज है आपको 15th की ध्यान रहनी चाहिए। यानी कि इनकम डिस्टेंस को मिलेगा 45% आउट ऑफ 100 में से, एरिया को मिलेगा 15%, आपकी पॉपुलेशन है 2011 वाली, ये इसको 15%, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को
इन्होंने 12.5 और अपना फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10.0 और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को 2.5। ये आउट ऑफ कि इसके ये एक फॉर्मूला बन गया, इसके बेसिस पे हर स्टेट को पैसा जाएगा कि किसी स्टेट को कितना मिलेगा। और अब क्वेश्चन तो देखें किसी तरह से भी हो सकता है, जैसे ये 3 जो नए पैरामीटर ऐड हुए हैं, कि आपका डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट, कि ये पूछ सकता है कि कौन से पैरामीटर नए ऐड हुए हैं, मतलब ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। उसके बाद है जैसे यही चीजें हैं कि इनकम डिस्टेंस वाला तो वही है कि अभी मैंने जो बताया था कि किसी स्टेट की जैसे हाईएस्ट इनकम है और किसी स्टेट की जैसे लो इनकम है, तो उनका वो जो निकाल के कि इनकम डिस्टेंस का किस तरह से निकाला जाएगा कि ताकि सबको इक्वली पैसा मिल सके। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का होता है कि उन्होंने जैसे किस तरह से अपना डेमोग्राफी को कंट्रोल करा है, कि उनकी फर्टिलिटी के बेस पे कि फर्टिलिटी रेशियो किनका लोअर है, जिनका फर्टिलिटी रेशियो लोअर है ना जिन स्टेट का, उनको तो हाइयर है इस क्राइटेरिया में रखा गया, मतलब उनको भी वेटेज दी गई, उनको जैसे अपने की 12.5% है शायद वो दिया गया है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी की किसी स्टेट में कितने डेंस फॉरेस्ट है टोटल फॉरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स में से, उनको दिया जाएगा। और टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट की वही कि कौन सा जो उन स्टेट्स को रिवॉर्ड दिए जाएंगे जिनकी टैक्स कलेक्शन में ज्यादा एफिशिएंसी है, वो अगर कौन सा स्टेट ज्यादा एफिशिएंट है कि वो अच्छे से अपना ट्रांसपेरेंटली पे कर रहे हैं ना, तो उनको भी रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये जो नई टर्म ऐड हुई है वो हमने सारी देख ली है। उसके बाद जो कुछ एक अदर जो ग्रांट्स भी दी हैं अपने 15th फाइनेंस कमीशन में, वो तो सारी चीजें होगी कि जैसे कि आपका वो चीजें तो हमने देख ली कि ये फॉर्मूले के बेस पे सबको पैसा जाएगा, वो तो देखेंगे कि कितना कितना पैसा जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ एक और भी जैसे ग्रांट्स दी जाएगी, जैसे कि आपका रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट है, लोकल बॉडीज को ग्रांट्स दी जाएगी, वो सारी की जो सबसे पहले कि आपका रिवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है वो क्या है कि रिवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है वो दी जाएगी अपने 8 सेक्टर्स को दी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हेल्थ पे जाएगी, हर स्टेट के हेल्थ को, उनकी स्कूल एजुकेशन पे, उनकी हायर एजुकेशन, और उनके इनकी इम्प्लीमेंटेशन, उन्हें एग्रीकल्चर में उन्होंने रिफॉर्म इम्प्लीमेंट करने हैं उन पे जाएगी। मेंटेनेंस ऑफ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना रोड, उनको जाएगी। जुडिशरी पे जाएगी, उनके स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में जाएगी। और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक है उनको जाएगी। मतलब इनके बेस पे जो रेवेन्यू डेफिसिट है ग्रांट वो हर स्टेट को दी जाएगी। मतलब टोटल जो 17 स्टेट है उनको ये ग्रांट्स दी जाएगी, और उनको जो ग्रांट है वो 2.9 लाख करोड़ जो है उनको वो दी जाएगी इसमें से। और ये जो सेक्टर स्पेसिफिक जो ये ग्रांट है, जैसे कि ये इन सेक्टर्स को जाएगी, तो ये हमने देख लिए कि कौन कौन से सेक्टर है, वो देख लेंगे कि हरियाणा के कंटेक्स्ट में हरियाणा को किस किस सेक्टर में कितना मिलेगा। उसके बाद की स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट है, जैसे कि ये इन्होंने दी है 49,599 करोड़ रुपीज की जो ग्रांट है। और ये कैसे दी जाएगी, किसी स्टेट की सोशल नीड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस एंड उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी वाटर एंड सैनिटेशन पे, और उनका प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, उनको प्रिजर्व वो रखें, उनके बेस पे उनको दी जाएगी। हाई कॉस्ट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बाद टूरिज्म वगैरह पे, मतलब कि ये इनको रिव्यू करा है कि स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट इन बेसिस पे इनको स्टेट्स को दी जाएंगी, फिर कितने स्टेट में, हर स्टेट में कितनी जाती है। उसके बाद जो लोकल बॉडीज है उनको ग्रांट्स दी जाएगी, कि टोटल ग्रांट है लोकल बॉडीज को जो जाएंगी वो जाएंगी 4.36 लाख करोड़ की। वो कैसे जाएगी, पोर्शन ऑफ ग्रांट टू बी परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्लूडिंग कि 2.4 तो जाएंगी रूरल लोकल बॉडी जो कि पंचायत होती हैं, और 1.2 लाख जाएंगी अर्बन लोकल जो आपकी म्यूनिसिपैलिटीज जो होती हैं। उसके बाद होता है कि आपका 70,051 करोड़ जो आएगा आपका हेल्थ ग्रांट में जाएगा। और आपका उसके बाद जो है जो पंचायत हैं, पंचायत को 3 टायर्स में इन्होंने करा हुआ है कि विलेज और ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके हिसाब से वो इनको प्रोवाइड करी जाएंगी। और ये जो है आपकी उसके बाद कन्वेक्शन ऑफ रूरल सबकी सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वो जो आपके पीएचसी वगैरह है रूरल एरियाज में होते हैं, उनको
दी जाएंगी, या फिर आपको सपोर्ट फॉर डायग्नोसिस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविटीज को सपोर्ट करा जाएगा। मतलब जो बेसिक लेवल पे जो चीजें, ताकि सेक्टर की जो स्टेट है उसकी ग्रोथ किस तरह से वो बेटर बेटर हो सके, वो सारी चीजें उनका हर बिल्कुल लोअर लेवल से ध्यान रखा जा रहा है। उसके बाद है जो आपका ग्रांट्स के में नेक्स्ट है आपका, जो आपकी कुछ ग्रांट बच गई, जैसे कि लोकल बॉडीज को जाएंगी। लोकल बॉडीज की हेल्थ ग्रांट को छोड़ के जो लोकल बॉडीज को क्या जाएगा, कि विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन एंड एरिया की, जैसे कि 90 और 10% का इसका वेटेज जो है वो रखा गया है कि हेल्थ ग्रांट के अलावा है ये। जैसे कि इसका जो एंट्री क्राइटेरिया लेवल है वो क्या है कि पब्लिशिंग प्रोविजनल एंड audited accounts for public domain, fixation of minimum floor rate, property taxes in the states, कि वो सारी चीजें ध्यान रखी जाएंगी। उसके बाद डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की, अगर कोई भी मिस हैपनिंग या कुछ ऐसा हो जाता है तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न है कि कैसे जाएगा स्टेट्स और सेंटर में से। जो कॉस्ट शेयरिंग पैटर्न होता है सेंटर और स्टेट का बीच पे, जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है, जो हिमालयन वाले जो स्टेट्स है ना, उनको तो जाता है 90-10 का, कि 90% तो आपका सेंटर की तरफ से जाता है और 10% आपका स्टेट की तरफ से जाता है। लेकिन वो आपके जो उसके अदर देन वाले जो स्टेट होते हैं ना, उनका जो रहता है 75-25 का रहता है, यानी कि 75% तो सेंटर की तरफ से और 25% उसका स्टेट की तरफ से, खुद की तरफ से जाएगा। और अब जो ये अभी जो हमने ग्रांट करी है ना, ये तो आपको देखें इतना डिटेल में आपको याद करने की और देखने की जरूरत नहीं है। ये तो इतना ज्यादा डिटेल्ड है कि कोई भी यूपीएससी का भी बच्चा उसने कोई एग्जाम देना हो ना, उसके लेवल तक का है, क्योंकि इसमें मैंने सारा कुछ इंक्लूड करा है जितना आपके 15th फाइनेंस कमीशन में। लेकिन आपको ये चीजें जैसे ऊपर ऊपर से पता होनी चाहिए, आपको ज्यादा इसके ये ग्रांट्स वगैरह है इनके डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। के बाद जो है आपका, ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है, कि नेक्स्ट है कि अ, किस जैसे कि किस स्टेट को ये कितना परसेंट जाएगा। जैसे कि वो जो फॉर्मूला हमने करा है ना, उसके बेस पे कितना परसेंटेज मतलब बनता है कि टोटल में से जो जितना 41 में से 41% आया था उसमें से कितना कितना जा रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या, आपके लिए तो हरियाणा का ही देखना जरूरी है कि हरियाणा को ना 14th फाइनेंस कमीशन में से तो मिला था कि 1.084% और आपका जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें आपकी जो पहली जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें तो था 1.082। और जो आपकी अब जो फाइनल अभी 21 से 26 के लिए जो भी मिलेगा ना, वो मिलेगा आपका 1.093, यानी कि इतने परसेंट जाएगा। आपको ये शेयर याद होना चाहिए। बाकी ये रिपोर्ट आप लुक आफ्टर कर लें, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी अपना। इसी तरह से आपके जितने सारे जो स्टेट्स हैं सारों का इसमें पूरा दिया हुआ है कि कितना जाएगा। उसके बाद इसमें क्या है कि फिस्कल रोड मैप, फिस्कल की अपने फिस्कल को भी अच्छे से मेंटेन रखे सारे स्टेट्स, वो वाली चीजें हैं कि फिस्कल जो डेफिसिट है और डेट जो लेवल है, कमीशन जो है वो सजेस्ट करता है कि सेंटर को कि जो फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जो भी घाटा है सरकार का वो कम रहना चाहिए। कि इसने जो है सजेस्ट करा है कि अपना जीडीपी का 4% रहना चाहिए 25-26 के लिए। और इसने स्टेट्स के लिए भी कुछ एक रिकमेंडेशन दी है कि इसको डेफिसिट करने के लिए, कि इसको कम करने के लिए, कि उन्होंने कहा कि आप 21 से 22 तक के लिए तो अपना 4% रखें, मतलब इतना कम कर लें, धीरे धीरे कम करें, मतलब कि उसके बाद अब 22 से 23 में आप 3.5 कर लें, और उसके बाद 3% की उसके लिए वो सजेस्ट भी कर रहा है कि ये चीजें करें, कि इस तरह से सजेशन दिए जा रहे हैं कि किस तरह से कोई स्टेट है अपना फाइनेंस जो फिस्कल डेफिसिट है वो कम कर सकता है। अगर कोई जो स्टेट है वो अपना अनेबल रहता है टू फुली यूटिलाइज द सैंक्शन बोरोइंग लिमिट की, उनको यूटिलाइज करने में, कि जो भी बोरोइंग उसको सैंक्शन हुई है उनको यूटिलाइज करने में वो अनेबल रहता है, तो क्या कर सकता है कि वही चीजें उसको सब्सिक्वेंट ईयर में मतलब आगे बढ़ा के मिल जाएंगी। यानी कि जैसे 21 से 25 के लिए मिली हैं 4 साल के लिए, अगर वो यूटिलाइज नहीं कर पाया ना, तो 21 से 26 के लिए कि वो सब्सिक्वेंट वो ऐड हो जाएंगे उसके अंदर आगे के पीरियड के लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा एनुअल बोरोविंग वर्थ 0.5% ऑफ जीएसडीपी विल बी अलाउड टू द स्टेट
कि पहले 4 ईयर में तो आप जो अपना स्टेट जो स्टेट का जो जीडीपी होता है, उनको जो बोरोविंग अपना 0.5% आप ले सकते हैं अपॉन अंडरटेकिंग पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की पावर सेक्टर की रिफॉर्म के लिए अगर आपने चाहिए है तो आप इतना जो है वो ले सकते हैं। तो इंक्लूडिंग आपने क्या कि रिडक्शन इन ऑपरेशनल लॉसेस, रिडक्शन इन रेवेन्यू गैप को आप कम कर सकते हैं और रिडक्शन इन पंचायत ऑफ कैश सब्सिडी बाय अडॉप्टिंग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एंड रिडक्शन इन टैरिफ सब्सिडी एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो इसके लिए एक्स्ट्रा एनुअल जो बोरोविंग है वो आपका इतना परसेंट ले वो अलाउड है हर स्टेट को पहले 4 जो साल के अंदर। उसके बाद जो है कमीशन ऑब्जर्व दैट द रिकमेंडेशन पाथ जो जो रिकमेंडेशन पाथ है फॉर द फिस्कल डेफिसिट सेंटर और स्टेट के लिए वो अपनी टोटल लायबिलिटीज को रिड्यूस करे कि टोटल लायबिलिटीज क्या होती हैं वो चीजें वो हम अपना जो नेक्स्ट जो हम करेंगे अपना बजट करेंगे उसमें भी देख लेंगे अच्छे से डिटेल में। तो ऐसे करेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा हो जाएगा कि जो स्टेट हैं वो अपनी फिस्कल डेफिसिट जो सेंटर और स्टेट है वो अपनी लायबिलिटीज को भी रिड्यूस करे कि जैसे कि सेंटर की जो लायबिलिटी है 62% है जीडीपी की 2021 में तो वो उसको कम करे 56.6% करे 25-26 तक की मतलब कि वो भी कम करेंगी। वो एक अच्छी बात है। जैसे बजट में भी यही प्रोविजन आते हैं कि कितनी कितनी चीजें हम कैसे कम करेंगे। वही जो है इन्होंने भी अपना रोड मैप दिया हुआ है कि ताकि फिस्कल जो होता है बैलेंस में आ सके सेंटर का भी और स्टेट का भी। उसके बाद जो अपना इन्होंने कहा है कि रिव्यू रिव्यू द एफआरबीएम एक्ट कि इन्होंने कुछ एक जो अपनी रिकमेंडेशन है कि अपना जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट है ताकि उसमें भी यही फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट बजट मैनेजमेंट एक्ट है जो के अंदर भी कि फिस्कल डेफिसिट आपका कम हो आपका रेवेन्यू डेफिसिट वो सारी चीजें अपनी कम रहनी चाहिए आपकी लायबिलिटीज कम होनी चाहिए मतलब वो भी वही है कि इसको भी दोबारा से रिव्यू करें और इसके लिए नई जो रिकमेंडेशन है वो दें सेंटर और स्टेट और वो लुक आफ्टर करे वो वाली चीज। उसके बाद है आपका कि रिवेन्यू मोबिलाइजेशन और रिवेन्यू मोबिलाइजेशन में फिर अपने सबसे पहले तो वो हमने देख लिया है कि इसका जो फिस्कल रोड मैप है किसने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट है जो वो भी जो सेंटर और स्टेट है वो अपना डेट लेवल भी अपना कम रखें फिस्कल डेफिसिट भी अपना कम करने की कोशिश करें धीरे धीरे। तो वो दिया हुआ है। उसके बाद जो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की रेवेन्यू को मोबिलाइज करे कि इनकम और एसेट बेस्ड जो आपके टैक्सेशन होते हैं ना उनको स्ट्रेंथन करा जाए कि ताकि वो ज़्यादा मिले और हमने रिड्यूस करना है कि डिपेंडेंस ऑन इनकम टैक्स एंड ऑन सैलरीड इनकम की। इन्होंने कहा है कि ऐसे जो एक्सेसिव डिपेंडेंस है ना कि इनकम टैक्स के ऊपर और सैलरीड इनकम के ऊपर उसको तो रिड्यूस करना है। द कवरेज ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स की जो टीडीएस टीसीएस है वो उनको एक्सपेंड करा जाना चाहिए। जो स्टैम्प ड्यूटी है आपकी रजिस्ट्रेशन फी है एट द स्टेट लेवल हैव लार्ज अनटैप्ड पोटेंशियल जो कंप्यूटराइज सॉरी जो आपकी कंप्यूटराइज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स है दैट शुड बी इंटीग्रेटेड विद इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन की उनको भी इंटीग्रेट करा जाना चाहिए कि ट्रांजैक्शन के रजिस्ट्रेशन के साथ और वो सारी की रिवेन्यू को किस तरह से मोबिलाइज करा जाए। उसके बाद जीएसटी का उन्होंने दिया हुआ है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बिटवीन इंटरमीडिएट इनपुट एंड फाइनल आउटपुट प्रेजेंट इन जीएसटी नीड्स टू बी रिजोल्व करना चाहिए कि जो रिवेन्यू न्यूट्रलिटी है जीएसटी रेट के पर उसको रिस्टोर करा जाना चाहिए कि जैसे कि वो मल्टीपल रेट्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट की जो डिफरेंट रेट है 12% 18% की वो डिफरेंट डिफरेंट उनको मर्ज करना चाहिए कि उसके बारे में भी इन्होंने जैसे रिकमेंडेशन दी है। मतलब ये बेसिकली रिकमेंडेशन ही दे सकता है। फाइनल तो गवर्नमेंट ने है मानना है या नहीं मानना कि इन्होंने तो सारी चीज़ों पे ही अपनी रिकमेंडेशन दी है। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिस की इसके लिए इन्होंने कहा है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी एक
कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क इन्होंने कहा है कि वो डेवलप करना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल शुड बी एस्टैब्लिश विद द पावर टू एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर एज वेल एज द स्टेट की एक हमने कोई एक इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल को हमने इस्टेब्लिश करना चाहिए ताकि वो एक्सेस कर सके सारे रिकॉर्ड सेंटर और स्टेट को और वो फिर उस हिसाब से अपनी वो रिकमेंडेशन दे वो अपना एडवाइजरी रोल है वो प्ले करे एडवाइस देती रहे टाइम टू टाइम पे अब आप ये चीज़ आप ऐसे कम कर सकते हैं आप ये चीज़ आपकी ऑफ बजट जा रही है आपको इसको कम करने की जरूरत है लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है डेफिसिट ज़्यादा है इसको कम करें मतलब इस टाइप की जो रिकमेंडेशन है ये वाली इन्होंने दी है के बाद जो है इसमें आपका वो क्या है जो स्टेट शुड अमेंड देयर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंसिस्टेंसी विद द कि जो स्टेट होते हैं वो अपनी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इंश्योर करें उसमें कंसिस्टेंसी की जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है कि डेफिसिट अपना कम रखें वो चीज़ें तो वो अपनी इंश्योर करें स्टेट अपनी तो इस तरह से चीज़ें जैसे ठीक हो जाएंगी इन पर्टिकुलर विद द डेफिनेशन सबसे ज़्यादा तो डेप्ट वाली है कि डेट अपना वो कम रखें डेट अपना फिस्कल डेफिसिट वगैरह है वो कम रखें द स्टेट शुड हैव मोर एवेन्यूज फॉर शॉर्ट टर्म बोरोविंग अदर देन डेज ऑफ और ये कुछ एक जो सजेशंस हैं स्टेट्स को जो है वो दिए उसके बाद इसमें देखें क्या है उसके बाद है इसमें आपका तो बाकी इन्होंने अदर जो रिकमेंड देखिए ये आप ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे तो भी आपका निकल जाएगा ये तो बहुत ज़्यादा हम डीप में पढ़ रहे हैं ना 15th फिनेंस कमीशन आप इसका देख लें का जो आपका फॉर्मूला क्या है किसको कितना परसेंट जाएगा उसके बाद जो हम देखेंगे कि ये वाली जो आपकी रिकमेंडेशन जैसे ही खत्म होती है ना उसके बाद हम अपना देख लेंगे कि हरियाणा में किस किस पोर्शन को कितना 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 मिला है बस आपके लिए वो ज़्यादा जरूरी है और मेन फंक्शंस इसके क्या है क्या ये रोल प्ले करता है और इसका जो बेसिक ये कैसे स्टैब्लिश हुआ वो चीज़ें ज़्यादा तो अदर रिकमेंडेशन इन्होंने जैसे हेल्थ के लिए क्या दिया है इन्होंने हेल्थ के लिए दिया है कि जो स्टेट्स हैं उनको इंक्रीज करनी चाहिए अपनी कि स्पेंडिंग हेल्थ पे उन्होंने ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए बजट में कि उन्होंने कि 8% कि 8% से ज़्यादा किसी भी स्टेट को अपने बजट में अब हेल्थ के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए वैसे इतना करते नहीं है स्टेट लोग वो अलग बात है प्राइमरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर शुड बी और 2/3 ऑफ द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर इन कि प्राइमरी हेल्थ एक्सपेंडिचर करना चाहिए जो बेसिक हेल्थ केयर है उस पे भी खर्चा करना चाहिए और जो सीएसएस है जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं इन हेल्थ शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू अलो स्टेट्स टू अडॉप्ट एंड इनवो कि जो आपकी सेंट्रल जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना वो भी इतनी उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो भी स्टेट्स को जैसे वो स्टेट्स को भी वो चीज़ें अलो करें कि वो अडेप्ट करें इनोवेट करें कि वो अपने अपने भी इनपुट्स वगैरह उसमें दें चीज़ों में तो इस टाइप की जैसे ये जो रिकमेंडेशन है ये दी हुई है और उसके बाद फंडिंग ऑफ डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की फंडिंग के बारे में इन्होंने जो कुछ कुछ कहा हुआ है कि डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड कोल्ड की जिसको मॉडर्नाइजेशन फंड कहा जाता है डिफेंस के लिए एंड इंटरनल जो सिक्योरिटी विल बी constituted to primarily bridge the gap between budgetary requirement and allocation for capital outlay in defense and internal security की ये इंटरनल सिक्योरिटी और डिफेंस की जो फंडिंग है ना उसी के बारे में बात है कि इसको इस तरह से ताकि ये गैप फिल हो पाए इस तरह से देना चाहिए ये भी बेसिकली जैसे ये भी एक रिकमेंडेशन ही है उसके बाद जो है हम देख लेंगे नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है उनके बारे में उन्होंने ये कहा है कि इन थ्रेशोल्ड शुड बी फिक्स्ड फॉर एनुअल एलोकेशन टू सीएसएस बिलो विच द फंडिंग फॉर a सीएसएस शुड बी स्टॉप to phase out CSS which outlived its utility and has insignificant outlay. The third party evaluation of all this should be completed within a stipulated time frame. Funding pattern should be fixed upfront in a transparent manner and be kept stable. यानी कि यही कहा गया है कि जो CSS जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है ना उनके लिए एक थ्रेशहोल्ड जो लिमिट है वो अपनी एलोकेशन के रिगार्डिंग एक वो अपना सेट करके रखे इतना फिक्स करके रखे और उसको जैसे फेजेस में चीज़ों को करे और जो कोई एक थर्ड पार्टी रख ले ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट करने के लिए कि ये जो टाइम फ्रेम में ये चीज़ जो हो रही है ये वो सही हो रही है मतलब कि इवेल्युएशन पर्पज के लिए तो इस तरह से उसको फंडिंग पैटर्न है उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में करा जाए कि
और स्टेबल तरीके से, कि ताकि उन चीज़ों का फ़ायदा उन लोगों को हो सके, और वो चीज़ों का फ़ायदा अगर उन लोगों को होता है ना उन पर्टिकुलर स्कीम्स का, तो स्टेट्स भी उनसे ग्रो करते हैं, तो वो वाली बात है। उसके बाद जो है हमने देखना है कि ग्रांट्स की जो अमाउंट है, कि टोटल ग्रांट्स की कितनी-कितनी अमाउंट है, कितने मतलब जी जो ये जितनी ग्रांट अपने ग्रांट है, अदर ग्रांट जो जितनी भी इन्होंने दी हैं, कि इन ग्रांट्स की कितनी अमाउंट किस-किस उसमें जा रही है, बाकी स्टेट्स को कितनी-कितनी जा रही है वो तो अलग बात है। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो अपनी कितनी है, 2,94,514 करोड़ रुपए की है। मतलब करोड़ रुपीज़ में है ये वाली जो सारी टर्में हैं। जैसे लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स वो कितनी है, ये 4,36,361 जो करोड़ रुपीज है। अर्बन लोकल बॉडीज को जा रही है 1,21,055 करोड़ रुपए है, जो आपकी रूरल में जा रही है, जो रूरल लोकल बॉडीज को, दैट इज 2,36,805 करोड़ रुपए। हेल्थ ग्रांट 70,051 करोड़ रुपए। अदर जो ग्रांट है दैट इज 8,450 करोड़ रुपए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाएंगी, दैट इज 1,22,601। जो सेक्टर स्पेसिफिक दी जानी है दैट इज 1,29,987 करोड़ रुपए। हेल्थ पे जो है आपकी 31,755 करोड़ रुपए। स्कूल एजुकेशन को दैट इज 4,800 करोड़ रुपए। हायर एजुकेशन पे 6,143। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 45,000 करोड़ रुपए की ग्रांट्स हैं। उसके बाद मेंटेनेंस की प्रधानमंत्री ग्राम ग्राम सड़क योजना जो रोड्स के लिए दैट इज 27,539 करोड़ रुपए है। जुडिशरी के लिए आपकी 10,425। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के लिए 1,175। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक के लिए दैट इज 3,150 करोड़ रुपए। तो स्टेट स्पेसिफिक जाएंगी दैट इज 49,599 करोड़ रुपए। जो टोटल जो ग्रांट है वो है आपकी 10,33,062 करोड़ रुपए की टोटल ग्रांट है, और इनमें से ये अलग अलग किसको कितनी ये है। के बाद है आपका हरियाणा को कितनी दी जा रही है, हाँ, इन सारी ग्रांट्स में से कितना पैसा कौन सी ग्रांट में दिया जा रहा है। कि वैसे तो डाटा तो सारा जो अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए ज्यादा जरूरी तो हरियाणा वाला ही है ना। तो देखें, हरियाणा को रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट दी गई है उसमें मिले हैं, उसके लिए इन्होंने दिया है फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन में कि 132 करोड़ रुपए मिलेंगे। हेल्थ ग्रांट के लिए 1,617 करोड़ रुपए मिलेंगे। रूरल लोकल बॉडीज में जाएंगे 4,929 करोड़ रुपए। अर्बन लोकल बॉडीज में आपके जाएंगे 2,520 करोड़ रुपए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जाएंगे आपके 2,715 रुपए। हेल्थ के लिए 695 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए आपके 128 करोड़ रुपए। स्टैटिस्टिक्स के लिए 40 करोड़ रुपए, और आपके जुडिशरी के लिए 300 करोड़ रुपए। हायर एजुकेशन के लिए 140 करोड़ रुपए, और एग्रीकल्चर के लिए आपके 1,696 करोड़ रुपए। और आपके सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट में आपको मिलेंगे 2,003 करोड़ रुपए। यानी कि ये तो हो गया। देखिए हमने आपका जो फाइनेंस कमीशन वो आपका कंप्लीट कर लिया। अब आपने करना क्या क्या है, देखिए ये हमने बहुत ज्यादा डिटेल में करा है, इतना सारा आपको नहीं करना है हरियाणा के पेपर के लेवल से। अब आपके एग्जाम के लेवल से आपने क्या क्या करना है। सबसे पहले जो आपका है, ये जो हमने करा था कि ये जो है कि सारा इसके बारे में बेसिक आपने करना है कि कब एग्जिस्टेंस में आया, कौन से आर्टिकल के तहत और कौन इसको, और जैसे इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अ, वो इस्टेब्लिश करा जाता है कि कौन इसको इस्टेब्लिश करता है। सारी जो अथॉरिटी होती है इंडियन प्रेसिडेंट के पास होती है, इनके मेंबर्स से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड। और उसके बाद ये क्या काम करता है कि पैसे का बंटवारा कैसे करना है सेंटर और स्टेट्स के बीच, और फर्दर उसको स्टेट्स के बीच कैसे बांटना है, ये काम की जो रिकमेंडेशन है वो देता है। लेकिन कंपल्शन नहीं है कि सरकार इसको माने, ये एक एडवाइजरी रोल है वो प्ले करता है। तो इसका रोल भी आपको पता होना चाहिए। और कितना इसका टाइम ड्यूरेशन है, जैसे कोई फिक्स नहीं है। जैसे कि 5 साल वैसे तो बेसिकली होता है, लेकिन जैसे अभी अपना 21 से 26 है वो था, कि जैसे तो वो 6 साल के लिए, तो तरह से इसका कम या ज्यादा भी हो सकता है। जैसे वो एक 66 से 69 वाला था, तो वो वाला 3 ही साल का था। उसके बाद की जो भी चीजें हैं इसके बारे में बेसिक ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये जो आपका
जो स्टार्टिंग वाला है फिनेंस कमीशन का, जो ये प्रोविजन किस प्रोविजन में कि 280 के एक और दो पार्ट में है। एक में तो ये बताता है कि एक तो चेयरपर्सन होगा, 4 दूसरे मेंबर होंगे, और पार्ट 2 280 का पार्ट 2 ये बताता है कि उन मेंबर्स की क्या-क्या तो क्वालिफिकेशन होंगी और कैसे उनका उनका टेन्योर, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, उनके पास क्या-क्या पावर है, वो सारी बताता है। फिर इन्होंने ये एक एक्ट पास कर दिया 1951 में। इसके अंदर ये सारी चीज़ें वो पार्ट 1 और 1 2 को मिला के वो सारी चीज़ें इन्होंने वो बता दी। उसके बाद इनकी जो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन की एक जो चेयरपर्सन है जो पब्लिक अफ़ेयर्स का जिसको एक्सपीरियंस है, और 4 वो अलग-अलग मेंबर मेंबर की उनको वो अब इन अलग-अलग फ़ील्ड में उनकी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए। 2 आपके फ़िक्स्ड हो सकते 2 आपके पार्ट टाइम और 2 आपके फुल टाइम होंगे, ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसके बाद डिस्क्वालिफ़िकेशन किस बेस पे हो सकती है, के बाद आपका क्या है ये इनकी टर्म ऑफ द ऑफिस, एलिजिबिलिटी, सैलरी अलाउंसेस, ये बेसिक आप देख लेना, ये वाला भी आपने कर लेना है। मेन है आपका ये। उसके बाद फंक्शंस तो आपके सिलेबस में ही था कि क्या-क्या फंक्शन है। बेसिकली तो यही पूछा जाता है कि वही कि टैक्सेस का ही डिस्ट्रीब्यूशन करता है ये, कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा है किस तरह से जाएगा, का एलोकेशन करना। और उसके बाद फर्दर स्टेट्स के बीच में 2 तरह के इम्बैलेंस होते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल होता है सेंटर और स्टेट्स का, और हॉरिजॉन्टल होता है फिर फर्दर सारे स्टेट्स का जाके। उसके बाद कि जैसे किसी को कोई एड देनी है स्टेट्स को, वो कितनी दी जाएगी, वो सारे जो उनकी जो रिकमेंडेशन है वो भी ये देता है। उसके बाद आपका ये जो आपका हर स्टेट्स के भी फिनेंस कमीशन होते हैं, उनको किस वो लोग अपने रिसोर्सेज को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, वो वाली चीज़ें भी ये लुक आफ्टर करता है। और जो भी जैसे इसके पास राइट होते हैं कि कोई भी पब्लिक का जो डॉक्यूमेंट है, कोई भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं, ये वाली अथॉरिटी इनके पास होती है, ताकि वो जो बन पाए आपका अच्छे तरीके से। तो जैसे पूरी रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंट और उसको परफेक्टली एक्यूरेट बन पाए। के बाद जो है इसमें इसका रोल क्या है, एडवाइजरी रोल है। मान जैसे इसके फंक्शंस आगे भी हैं कुछ-कुछ, ये कि क्या-क्या इवैल्यूएट करता है कि उनके रिसोर्सेज इवैल्यूएट करता है स्टेट्स के, कि कितने रिसोर्सेज आपको पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में कैसे-कैसे जाएँगे, वो सारी चीज़ें। और ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद इसका रोल क्या है, जैसे कि एडवाइजरी रोल है, ये आपने इसका अच्छे से देख लेना है कि ये जो रोल है होता है इसका एडवाइजरी होता है। सरकार माने या ना माने कोई ज़रूरी नहीं होता है। ये आपने देखना है। उसके अब तक आपके कितने फिनेंस कमीशन आ चुके हैं, जैसे 15 आ चुके हैं। सबका टाइमिंग, उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, कौन-कौन इनके चेयरमैन रहे हैं, इनकी ऑपरेशनल ड्यूरेशन, ये आपने देखना है। उसके बाद आपने इसमें क्या देखना है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसके बेसिक के बारे में, इसका एक जैसे अभी इनके हाल फिलहाल में जैसे इनका एनके सिंह की चेयर में ये बना है, और इसके 4 मेंबर कौन-कौन, वो आपने करना है। उसके बाद इसमें क्या है, आपका ये जो फ़ॉर्मूला है कि ये फ़ॉर्मूला किस बेस पे कितना परसेंटेज किस में आ रहा है, कि इनकम डिस्टेंस को कितना जाएगा, ये पॉपुलेशन है ये कितना, इनको कितना-कितना परसेंटेज जैसे जो स्टेट्स को मिल रहा है ना, वो जो फ़ॉर्मूला बना है कि किसको कितना मिल रहा है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और ये जो 41% की ये मिलेगा आपको, कि 15th फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है कि 41% जो होता है वो मिलेगा टैक्सेस का स्टेट्स को शेयर, इतना शेयर जाएगा, और बाकी जो आपका जो सेंटर है उसके पास रहेगा। और जो पिछले वाला था उसमें 42 था, और 1% इन्होंने कहाँ लगा दिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये फॉर्मूला वाला आपका हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें आपके ज़्यादा ध्यान में रखनी आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको क्या-क्या और पता होना चाहिए, ये वाला जो है आपका, कि आपका जो कितना बनता है हरियाणा का। हरियाणा का 14th फाइनेंस कमीशन में इतना था, इतना परसेंट हरियाणा को मिला था, और अब के लिए जो इतना आपका अप्रूव हुआ है कि इतना परसेंट आपको मिलेगा। उसके बाद जो है इसमें आपने क्या करना है, आपने लास्ट में इसमें देखना है कि ये जो लास्ट वाला जो हमने टेबल करा है ना, कि ये जो आपका अ है, जैसे ये वाली टेबल आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अच्छे से करें। जैसे ये वाली कि ये इतनी-इतनी ग्रांट्स है, ये आप अच्छे से ऐसे ही देख लें। लास्ट वाली जो ये वाली टेबल है ना, कि कितना आपको हर एक स्पेसिफिक सेक्टर में आपको कितना परसेंटेज मिला है, ये और आप अच्छे से कर लें, तो आपका ये जो चैप्टर है आज कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।